आज के समय में सेल थ्योरी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मगर एक समय ऐसा था जब ये बातें जो सेल थ्योरी में लिखी हुई हैं ये बहुत ही बड़ी बातें हुआ करती थी। तो सेल थ्योरी आखिर कहती क्या है? पहली चीज ये कहती है ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। बहुत ही आसान सी बात है, यानी कि सभी के सभी जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं वो सारी की सारी सेल्स की बनी हुई हैं या फिर उन चीजों की बनी हुई है जिनको सेल्स ने बनाया है। इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। दूसरी बात क्या कहती है? तो दूसरी बात जो सेल थ्योरी कहती है वो कहती है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कितनी सीधी सी बात है कि पूरी की पूरी जो बॉडी है लिविंग थिंग्स की वो सेल्स या सेल के प्रोडक्ट्स की बनी होती है, और जो नया सेल भी जो बनेगा वो भी पुराने सेल से ही बनेगा। अब इसके अंदर इतना क्या बड़ी बात है जिसको इसको पता करने में इतना समय लग गया? क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप तो था ही नहीं। तो जब तक माइक्रोस्कोप था नहीं तब तक लोगों को पता ही कैसे पड़ेगा कि सेल नाम की कोई चीज भी होती है। तो लोग तो यही सोचते थे जैसे बॉडी के अंदर जैसे स्किन वगैरह होती है, ये स्किन पूरी की पूरी आपस के अंदर मिली हुई होती है और ये ऐसे ही होती है जैसे ये दिख रही है, इसके अंदर कोई सेल वेल स्ट्रक्चर नहीं होता। इसका मतलब ये जो सेल थ्योरी है ये एक बड़ी चीज है जो समय के साथ में बनी है। हालांकि ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, आज का जो टाइम है उसके अंदर आप देखते हो तो ये इतनी कोई बड़ी चीज है नहीं। तो यहां पर दो साइंटिस्ट आते हैं, मैथाइयस श्लाइडन और थियोडोर श्वान। इन्होंने 1838 में और इन्होंने 1839 में एक सी चीजें बताई। ये जो मैथाइयस श्लाइडन हैं ये बॉटनिस्ट थे और जो थियोडोर श्वान हैं ये जूलॉजिस्ट थे। तो इन बॉटनिस्ट ने और इन जूलॉजिस्ट ने, जो कि अलग अलग कंट्रीज में थे, एक जर्मनी में था एक ब्रिटिश के अंदर था, इन दोनों ने तकरीबन एक ही समय में एक जैसी चीजों को फाइंड आउट किया। यानी कि एक एनिमल टिश्यूज के ऊपर काम कर रहा था, एक प्लांट टिश्यूज के ऊपर काम कर रहा था। और क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी एक ही डायरेक्शन के अंदर काम करती है, अलग अलग कंट्रीज में होने के बावजूद ये एक ही दिशा के अंदर काम कर रहे थे और इन्होंने एक ही सी फाइंडिंग्स करी और इन्होंने बताया कि प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, करीब करीब उनके अंदर कुछ चीजों की सिमिलैरिटी है। और वो सिमिलैरिटी किस चीज के ऊपर है? सेल्यूलर लेवल के ऊपर। यानी कि दोनों या एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स जो हैं वो ही बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। तो ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी की शुरुआत करी। ये जो जूलॉजिस्ट था ये ऑब्वियसली एनिमल सेल्स के ऊपर काम कर रहा था और ये जो बॉटनिस्ट है ये प्लांट के ऊपर काम कर रहा था। तो जब इन्होंने सेल को देखा तो इन्होंने सेल की बाउंड्री को भी देखा। एक ने देखा कि जो बाउंड्री है वो मेम्ब्रेन की तरह है, एक ने देखा कि वो सेल वॉल की तरह है। किसने क्या देखा होगा? एनिमल्स को जो स्टडी कर रहे थे उन्होंने बताया कि इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल आउटर मोस्ट जो वॉल होती है, और साथ ही के अंदर प्लांट वाले ने इस तरफ जो उन्होंने बताया कि सेल वॉल होता है प्लांट सेल्स के अंदर। तो ये जो बॉटनिस्ट थे मैथाइयस श्वान, इन्होंने ही बताया कि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यानी कैरेक्टरिस्टिक मतलब उन्हीं के अंदर पाया जाता है और दूसरों के अंदर नहीं पाया जाता। तो ये सेल वॉल जो है ये एनिमल सेल में नहीं होती। एनिमल सेल में क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो श्वान है इनके खाते के अंदर गया एक चीज जो उन्होंने बताई और उन्होंने ये बताया एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। इनके खाते में गया है। थोड़े समय के बाद के अंदर ये जो खाता है इन दोनों के अंदर बंट गया, इन दोनों साइंटिस्ट के अंदर बंट गया और इन दोनों के नाम से जो सेल थ्योरी है इसको मान लिया गया। अब ये जो सेल थ्योरी थी जिसमें बहुत ही साधारण सी बात थी मगर उस समय के हिसाब से बहुत ही बड़ी बात थी, इसके अंदर एक कमी थी। वो कमी ये थी कि ये बता नहीं सकती थी कि ठीक है सेल्स का वो बना होता है, सेल्स का वो बना होता है, मगर नए सेल कैसे बनते हैं वो इस थ्योरी के अंदर कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास में कोई एविडेंस नहीं था। एविडेंस किस लिए नहीं था? क्योंकि इनके पास में जो माइक्रोस्कोप वगैरह थे उनसे पता नहीं पड़ रहा था कि जो डिवीजन जो है सेल का डिवीजन है वो स्टडी नहीं कर पाए थे। तो जब तक डिवीजन स्टडी नहीं होगा तब तक पता कैसे पड़ेगा कि नए सेल आखिर बन कैसे रहे हैं? तो इन दोनों साइंटिस्ट्स के बीच के अंदर एंट्री हो जाती है एक और साइंटिस्ट की जिनका नाम होता है रुडोल्फ वर्चो का, और इनकी एंट्री होती है 1855 में। अब ये जो श्लीडन थे ये 1838 के थे और जो श्वान थे 1839 के थे। और उसके कितने सालों बाद में 1855 के अंदर जाके रुडोल्फ विर्चो आते हैं, क्योंकि उस समय तक जो माइक्रोस्कोप वगैरह हैं वो काफी एडवांस हो गए थे। तो जो नई नई डिस्कवरीज हैं उसके लिए नए नए इन्वेंशंस की जरूरत पड़ती है और जैसे जैसे नए नए इन्वेंशंस होते हैं नई चीजों का पता चलता रहता है। और ये पता पड़ा शक्तिशाली माइक्रोस्कोप के अंदर लाइव जो सेल को है ना उन्होंने टूटते हुए देखा और उससे ये पता पड़ा कि जो नए सेल हैं वो भी पुराने सेल से ही बन रहे हैं। और ये पता करने के लिए 1855 तक का समय लग गया। यानी कि देखिए 16 साल लग गए केवल इस चीज को पता करने में कि जो नए सेल हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं। उन्होंने इसको नाम दिया ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। तो देखिए ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला इसका मतलब हो सकता है कि जो नए सेल हैं वो बन रहे हैं पुराने सेल से। और ये कहा है रुडोल्फ वर्चो ने।
रुडोल्फ वर्चो के साथ के अंदर कौन शामिल है सेल थ्योरी के अंदर? श्लीडन भी और साथ ही के अंदर श्वान भी। तो इतनी साधारण सी बात है जिसके अंदर दो जो चीजें हैं उसके बारे में आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहली तो ये कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, और दूसरी चीज ये कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसको ही हम बोलते हैं सेल थ्योरी। जरूरी नहीं है कि जिस चीज को आज के टाइम के अंदर हम बड़ी मुश्किल से समझ रहे हो, आने वाले समय के अंदर लोगों को समझने के अंदर उतना ही समय लगे। वो बहुत ही साधारण सी बात। इसी वजह से समय समय के साथ के अंदर हमारी जानकारियां बढ़ती रहती हैं। तो ये थी सेल थ्योरी, जिसमें 3 साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट थे जिन्होंने एक अभूतपूर्व काम किया था, और उसके बाद के अंदर 2 चीजें जो निकलकर सामने आई थी। और अब हम तैयार हैं अपने अगले टॉपिक के लिए।